तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई को गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा भी NIA के खिलाफ, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। आज से 2 दिन पहले सोमवार को गुजरात की स्पेशल सिविल कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई के वकील आनंद ब्रह्म भट्ट ने एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फाइल की है, जिसमें ये सरकार से और ख़ास तौर पर NIA से पूछा गया है। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से वकील तो उनका एक इंटरमीडिएटर ही हैं, वकील की बात नहीं है, बात लॉरेंस बिश्नोई की है। और उनके वकील ने क्या कहा, उनकी आवाज़ में आप थोड़ी देर के बाद सुन सकते हो। हमने 5 मिनट 7 सेकंड की एक ऑडियो उनके वकील साहब को अहमदाबाद में फ़ोन करके उनकी परमिशन लेके कि हम आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन्होंने हाँ कहा। और उसके बाद हमने पहली लाइन कट करके अपनी फ़ोन की, दोबारा फ़ोन चालू करके उनसे जो बात की वो उनकी परमिशन से रिकॉर्ड की है। कल को वकील साहब ये नहीं कह सकते कि हमने किसी चालाकी से, चोरी से उनको बिना बताए उनका वर्जन जो है, उनका कहना है, वो रिकॉर्ड कर लिया। अब उनके मुताबिक उन्होंने कुछ बताया है, मैं उनकी बातों में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। आप उसमें देख सकते हो कैसे कहते हैं कि मैं जब लॉरेंस बिश्नोई जी को मिला जेल में तो उन्होंने मुझे कहा, इस किस्म की बातें सब उन्होंने की। वो आप उनकी आवाज़ में सुन सकते हो। उसके बाद में थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। लेकिन मुद्दा ये था कि लॉरेंस बिश्नोई को इस बात पे इतराज़ है कि उसको भले गैंगस्टर कह लो, लेकिन उसको देशद्रोही नहीं कहा जाना चाहिए, उसको एक एक्सट्रीमिस्ट या एक अतवादी नहीं कहा जाना चाहिए। उसको NIA की इस शब्दावली पे इतराज़ है, जिसमें NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उसको एक अतवादी कहती है। और इसकी टेक्निकल बात ये है कि अतवादी क्यों कहा जा रहा है, वो इसलिए कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर आज के दिन में UAPA की धाराएं दर्ज हैं। मतलब उसके ऊपर ये एक्ट लगाया गया है, जिसकी पूरी फॉर्म बनती है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट। अब इसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों के ऊपर ये केस लगाया जाता है, धाराएं लगाई जाती हैं, वो उन लोगों के ऊपर लगती हैं जो देश की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ काम करते हैं, जिन लोगों की कार्रवाइयों से देश की एकता और अखंडता को खतरा होता है। मतलब सीधी सादी भाषा में जो लोग देश के खिलाफ काम करते हैं, उनके ऊपर ये धाराएं लगाई जाती हैं, जिनमें बेल बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत लंबी चौड़ी प्रेपरेशन के बाद, केसेस प्रिपेयर करने के बाद, एविडेंस इकट्ठी करने के बाद ये धारा लगाई जाती है। और ये धारा नॉर्मली जो टेररिस्ट होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं, जिनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होते हैं, उनके खिलाफ ही UAPA की धारा लगाई जाती है। और ये धारा लगने के बाद अगर वो शख्स देश के बाहर कहीं बैठा है तो उसको रिपैट्रिएट करके वापस भारत लाना थोड़ा सा आसान भी हो जाता है, क्योंकि इंटरपोल और बहुत सारे कंट्री जिनके साथ हमारी एजेंसीज के एग्रीमेंट्स हुए होते हैं, उनको ये धारा बताने के बाद तसल्ली होती है कि ये आदमी वाकई हिंदुस्तान एज अ कंट्री, भारत एज अ कंट्री एक देश के खिलाफ हरकतें कर रहा है, देश को इससे खतरा है, देश में अशांति फैलाने का काम कर रहा है, इसलिए इसको इसके देश वापस भेज देना चाहिए।
तो इसलिए ये धाराएं लगती हैं और इनके ऊपर केसेस चलते हैं। हुआ कुछ ऐसे, जैसे वकील साहब आपको बताएंगे थोड़ी देर में, कि गुजरात में एक ड्रग स्मगलिंग केस को लेके इनके ऊपर केस चल रहा है। उसका 4 दिन का रिमांड मिला, फिर 2 दिन का और बड़ा, वो लंबी लड़ाई चल रही है। वो वकील साहब की ज़बान से आप सुन सकते हो। लेकिन मुद्दा ये है कि उसके बाद लॉरेंस जो वहाँ पे NIA ने कोर्ट को बताया, जब इसके रिमांड की डिमांड कर रही थी NIA और STF जो गुजरात की ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। और मज़ेदार बात यह है कि ड्रग स्मगलिंग का जो केस है, 200 kg का केस, जो तकरीबन 197 करोड़ का जो ड्रग स्मगलिंग का केस है, उसके बारे में जो ATS ने कोर्ट को बताया कि ये आदमी देश के खिलाफ काम कर रहा है, इसके ऊपर UAPA की धारा लगी हुई है, इसको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए और इसका रिमांड हमें चाहिए, क्योंकि इसके आगे बहुत सारी पूछताछ करनी। उसमें कहा जाता है कि NIA की फाइंडिंग्स के मुताबिक, ATS ने कोर्ट को बताया कि NIA की फाइंडिंग्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अपने इंटेरोगेशन में माना है कि उसने टेरर ग्रुप्स को, मतलब टेररिस्टों को हथियार सप्लाई किए हैं। इस बात की पुष्टि NIA ने की है। और अगर आप वो जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम बब्बर खालसा इंटरनेशनल NIA ने बताया है। अब जो शख्स अगर NIA की माने, जो शख्स बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो हिंदुस्तान ने बैन कर रखी है, उसको बैन किया हुआ देश भर में टेरर ऑर्गेनाइजेशन कह के, उनको हथियार सप्लाई कर सकता है, तो वो भी टेररिस्टों के साथ मिला हुआ है। अब ड्रग केस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, उसके बारे में क्या फाइनल फाइंडिंग्स आती हैं उसकी बात भी उनके वकील आनंद ब्रह्मभट्ट ने की है। तो आप पहले वो 5 मिनट 7 सेकंड की जो हमारी ऑडियो टॉक है लॉरेंस बिश्नोई के अहमदाबाद में वकील आनंद ब्रह्मभट्ट के साथ, वो सुनिए। पूरा मसला क्या था भाई? लॉरेंस बिश्नोई टुक ऑब्जेक्शन टू NIA फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस। हाँ, कोर्ट के अंदर उनकी पेशी हुई थी 12 तारीख को। 12 तारीख से 16 तारीख तक का उनको पहले रिमांड दिया गया था। हाँ जी। वो रिमांड के पीरियड के अंदर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस ने ऐसा रीजन बताया कि 14 तारीख तक तो हमको जेल से हमें इसकी कस्टडी नहीं मिली। जेल अथॉरिटी ने हमें कस्टडी नहीं दी है, ऐसा एप्लीकेशन दिया। हाँ। तो 14 से सिर्फ 16 तारीख तक ही हमारा इससे इंट्रोगेशन हो पाया है, तो इसे बढ़ाया जाए। फिर उन्होंने 16 तारीख से लेकर 5 दिन तक का मांगा। फिर कोर्ट में हमने बताया जज साहब को कि भाई इनके खिलाफ कोई ऐसे पुख्ता एविडेंसेस नहीं है। और जब इन्होंने पहले रिमांड मांगा है तो रिमांड के अंदर इन्होंने कुछ ऐसा फ्रूटफुल कोर्ट के रूबरू दिखाया भी नहीं है कि भाई ये दौरान इन्होंने किया क्या। इसके खिलाफ कोई एविडेंस तो है नहीं। सिर्फ ये ऐसा है कि भाई 6 बंदे पकड़े गए, वो भी तो नाविक है, पाकिस्तानी नाविक है, और उनको जो पकड़ा गया है उनके अंदर उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद हुई है। और ड्रग्स बरामद के अंदर वहाँ पे एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने जो कंप्लेंट दर्ज की ATS ने, हाँ जी, तो वो कंप्लेंट के अंदर इनका नाम बाहर आया और उसके बाद वहाँ की जो ATS की कंप्लेंट थी उसको री रजिस्टर किया गया NIA में। तो पूरा मसला ये है कि भाई इसको क्यों जबरन इस तरह से फंसाया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इसको आइकन बना के इसके नाम पे लोगों से पैसे वसूलना, खोरी करना और इसका नाम का गलत इस्तेमाल करना। तो मेरी जब बिश्नोई जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यार मेरे को ये लोग टेररिस्ट करार कैसे दे सकते हैं। मेरे को गैंगस्टर बोलते थे तो चलो मान लिया जाए, मेरे को गैंगस्टर बोलते थे, पर भैया आप तो टेररिस्ट बोलने लगे ये लोग। अब उन्होंने बोला कि भाई एक एप्लीकेशन लगाई जाए कि मुझे मेरे लिए ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग, डेरोगेटिव वर्ड्स जो है, मेरी जो समाज के अंदर मेरी जो प्रतिष्ठा है उसको लांछन लागे, ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग ना किया जाए।
तो फिर वो एप्लीकेशन हमने ये आप कौन से कोर्ट में लगाई आपने एप्लीकेशन? इट इज सिविल एंड सेशंस कोर्ट ऑफ अहमदाबाद. इट इज हैविंग द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द एंटायर गुजरात. ओके एनआईए का स्पेशल ज्यूरिडिक्शन की कोर्ट वहाँ पे नियुक्त हुई है. ओके प्रिंसिपल जज साहब जो है वो एनआईए के यहाँ गुजरात के मेन ओके सेशंस जज है. ओके, ठीक है. तो अभी क्या कोर्ट ने क्या कहा फिर? जज साहब ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा कि आप अपना जवाब फाइल करें. अच्छा, तो उन्होंने 22 तारीख रखी है. 22 तारीख को पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसका जवाब फाइल करेंगे. भाई ये इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग एफआईआर और कोर्ट के पेपर्स में कैसे किया. तो अभी लॉरेंस बिश्नोई साबरमती में ही है आपके पास, वहाँ पे गुजरात में ही है? हाँ, साबरमती सेंट्रल जेल में ही है अभी. ओके, यहीं के मेहमान है वो. ओके. तो अभी जब तक को वो ये केस का फैसला नहीं होता है, आपको और पुलिस उसको लेके नहीं जाती तो वहीं रहना पड़ेगा उसको? हाँ, तब तक शायद यहीं तक है कि भी यहाँ का इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोविजन है इनका, हाँ जी, वो एक बार खत्म हो जाए तो फिर शायद वो नलिया भेज सकते या फिर बम्बई भेज सकते. ओके. तो मुंबई का के लिए, मुंबई में तो केस ही नहीं है कोई? वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है ना एनआईए की, वो मेन तो वहाँ से गवर्न करती है ना. ओके ओके शायद वहाँ से यहाँ से ट्रांजिट ले जाए और शायद ले जाए. ओके. तो दोस्तों, सुना आपने ब्रह्म भट्ट जी क्या कह रहे हैं. कैसे उनकी लॉरेंस बिश्नोई से अहमदाबाद के कोर्ट में या जेल में मुलाकात होती है. उसमें उनको लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि आप कोर्ट में ये पिटीशन डालिए कि मुझे टेररिस्ट ना कहा जाए और जो मर्जी कह लो. और उस पिटीशन में आखिर में एक बड़ा खुलासा लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया गया है इस पिटीशन में, जो सिविल कोर्ट में डाली गई है, कि अगर मुझे बाहर जेल से बाहर आके मौका मिलता है तो मैं देश के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ. अब बहुत बड़ी बात है. मुझे लगता है सरकार को छोड़ देना चाहिए और जम्मू कश्मीर में हमारे कमांडोज के साथ जो हमारी एक फोर्स है जो आतंकवादियों से लड़ती है वहाँ पे, यहाँ लड़ते लड़ते भी कुछ दिन पहले हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे. तो इस किस्म की यूनिट में लॉरेंस बिश्नोई को लगा देना चाहिए और देखते हैं कितने आतंकवादियों को ख़त्म करता है और कैसे अपनी जान अपने देश के लिए न्यौछावर करके भगत सिंह बनना चाहते हैं. उसने इस बात का जिक्र भी किया है अपने पिटीशन में कि मैं भगत सिंह की टी शर्ट पहनता था जो मुझे पुलिस वालों ने मना कर दिया, आप नहीं पहन सकते. उसने इस बात को इशू बनाया है. अब उसको ये मालूम नहीं है कि भगत सिंह किसी धर्म को नहीं मानते थे. भगत सिंह वॉज एन एथियस्ट. वो धर्म को नहीं मानते थे, वो तो आम लोगों की बात करते थे और पर्सनैलिटी कल्ट के खिलाफ थे. किसी इंडिविजुअल की वाह नहीं करनी चाहिए, जो भगत सिंह का कहना था. मुझे लगता है कि पहले एनआईए को भगत सिंह की लिखी हुई जितने आर्टिकल हैं, दस्तावेज हैं, वो सब हिंदी में लॉरेंस बिश्नोई को दे देने चाहिए ताकि भगत सिंह के बारे में पूरी स्टडी कर ले. अगर उसको लगता है वो पढ़ने के बाद भी भगत सिंह का फ़ायदा है तो उसको रोज़ एक नई टी शर्ट भगत सिंह की तस्वीर की दे देनी चाहिए. लेकिन ये इमोशनल कार्ड उठा के, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी पिटीशन में कभी ये नहीं कहा कि एक ज़माने में वो जिस तरह भगत सिंह की टी शर्ट पहनता था उसी तरह संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की तस्वीर वाली टी शर्ट भी पहनता था. उस बात का जिक्र अब नहीं किया क्योंकि माहौल बदल गया है. जब तक लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब में अपना धंधा चलाना था, पंजाब के टेररिस्टों का, पंजाब के गैंगस्टर का साथ लेना था, तब तक तो भिंडरांवाले की टी शर्ट भी चलती थी, भगत सिंह की भी चलती थी. लेकिन आज जब माहौल बदला है, उसके ऊपर यूएपीए लग गया है, टेररिस्ट का टैग साथ में लग गया, तो भिंडरांवाले को भूल के अब सिर्फ भगत सिंह की बात करने लगा. एक स्ट्रैटजी होती है हर आदमी की, अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए लोग ऐसी बातें करते हैं. लेकिन बात अहम है. अब देखिए, मैं ये एपिसोड इसलिए बनाया कि इस एप्लीकेशन के ऊपर दखल देते हुए
अहमदाबाद की सिविल कोर्ट ने NIA को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू ये एक मैसेज भेजा है कि आप 22 सितंबर को, मतलब आज से 2 दिन बाद, परसों, कल 21 और परसों 22 सितंबर को इस पटिशन के बारे में NIA का क्या कहना है वो जवाब कोर्ट में दाखिल किया जाए। अब देखना होगा कि NIA इसका जवाब क्या देती है। क्या NIA अपने स्टैंड पे खड़ी रहती है कि ये वाकई टेररिस्ट है, या NIA भी अपना कुछ रुख बदलती है और कहती है कि ये सिर्फ गैंगस्टर है, टेररिस्ट नहीं है, तो इसके ऊपर से UAPA हटा लिया जाए। तो बाकी सब बातें आपने वकील साहब की सुनी ली हैं, उनके ऊपर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। आने वाले दिनों में 22 तारीख को खास तौर पे जब NIA का जवाब कोर्ट में आ जाएगा, उनसे बात करके वकील साहब से, ब्रह्म भट्ट साहब से, फिर आपके साथ एक बार मुखातिब होंगे। और मैं एक बार आपके माध्यम से फिर एडवोकेट आनंद ब्रह्म भट्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमसे बात करने के लिए राज़ी हुए और हमें उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करने की परमिशन दी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे, इंतज़ार कीजिए।